यस बैंक एक ऐसी कंपनी है, एक ऐसा बैंक है, जहाँ सबको ये समझना है, ये जानना है कि व्हाट नेक्स्ट। मतलब ये जो रिवाइवल की बातें कही जा रही हैं, इसमें अब नेक्स्ट क्या हो सकता है? क्या ये बैंक फिर से 400 पार कर सकता है? तो सबसे पहले तो उस फेज की हेडलाइन देखते हैं कि जिसकी वजह से ये बैंक ऑलरेडी 400 प्लस से 5 रुपए पे आ गया था। तो एक्चुअली इसमें ऐसा था कि यस बैंक का मैनेजमेंट बहुत एग्रेसिव रहता था लोन्स प्रोवाइड करने के लिए। वो हर कॉर्पोरेट को, जहां अगर कस्टमर कंपनी के लोन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में अगर कोई कमी भी रहती थी, तो यस बैंक किसी ना किसी तरह कोई ना कोई सिस्टम एंड मैकेनिज्म बना करके सेट कर करके उन्हें लोन प्रोवाइड कर देता था। कुछ बहुत ही फेमस डिफॉल्ट कंपनीज हैं, फेल्ड कंपनीज के नाम है, लाइक DSFL, अनिल अंबानी की कंपनीज, कैफे कॉफी डे की पेरेंट कंपनी कॉफी डे, जेट एयरवेज, कॉक्स एंड किंग्स, IL&FS, इन सबको पहले यस बैंक ने कभी ना कभी लोन दिया हुआ है। अब हुआ ये कि यस बैंक ने अपने नंबर्स में एनपीएस गलत दिखाए थे, क्योंकि ये सारी कंपनी तो कहीं ना कहीं डिफॉल्ट हो रही थी, तो एनपीएस बढ़ने चाहिए थे। रियलिटी में एनपीए ज्यादा थे, लेकिन नंबर्स में एकदम कम दिखाए, और आरबीआई को कहीं ना कहीं इस चीज की भनक लगी थी। बैंक ने आरबीआई को भी मिसलीड करने की कोशिश करी, और एक बार तो आरबीआई ने भी इन्हें क्लीन चिट दे दी। लेकिन फिर से आरबीआई ने कंफर्म किया कि बैंक ने एनपीए इन्फॉर्मेशन को गलत शो किया है, जिसके बाद बैंक के फाइनेंशियल्स की डार्क रियलिटी कहीं ना कहीं सामने आ गई। एंड आरबीआई ने मिस्टर राणा कपूर, जो कि बैंक के सीईओ थे, उनको बाहर कर दिया। तो देखो, इस पूरे इंसिडेंट से बैंक के सामने 4 मेजर प्रॉब्लम्स थे। मैनेजमेंट इश्यूज, लोन डिफॉल्ट्स होने की वजह से इनके एनपीएस काफी बढ़ गए थे। थर्ड थिंग कि ह्यूज डेट, इनका डेट काफी बढ़ गया था, क्योंकि जो उनके लोन्स थे वो डिफॉल्ट हो रहे थे। फोर्थ थिंग है लैक ऑफ कैपिटल फॉर रनिंग ऑपरेशंस, क्योंकि इस पूरे मैटर के बाद रेटिंग एजेंसीज ने बैंक की रेटिंग एकदम डाउन कर दी थी। आप इस चार्ट में भी देख सकते हैं कि बैंक की रेटिंग पहले कितनी थी और उसके बाद कितनी हो गई, जिससे कि बैंक की रेपुटेशन इतनी ज्यादा कम हो गई कि उनको बिजनेस आगे बढ़ाने के लिए, रनिंग बिजनेस के लिए भी कहीं से भी फंड नहीं मिल पा रहा था। तो अब मेन पॉइंट ये है कि इस बैंक की रिवाइवल स्टोरी में ये चारों प्रॉब्लम्स कहाँ तक ठीक हुई है, कंपनी के फाइनेंशियल्स कितने सुधरे हैं, ये देखना रहता है। तो सबसे पहले मैनेजमेंट इश्यूज को तो आरबीआई ने उसी फेज में निपटा दिया था, नया मैनेजमेंट अलॉट करके। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब इस बैंक को आरबीआई ने बैक किया है, अपने निरीक्षण के अंदर रखा है, और तब से ये बैंक आरबीआई के द्वारा रेडी किए रीस्ट्रक्चरिंग एंड रीबिल्डिंग प्लान के हिसाब से ऑपरेट हो रहा है। और फिर से वही बात कहीं ना कहीं आ जाती है कि जब गवर्नमेंट डायरेक्टली इन्वॉल्व हो जाती है किसी कंपनी को ऑन ट्रैक लाने के लिए, तो उसके चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं मैनेजमेंट इश्यूज तो सॉल्व हुए थे। अब आते हैं एनपीएस एंड अदर बैंकिंग नंबर्स पर। तो एज यूजुअल सबसे पहले अगर डिपॉजिट्स की बात करें, तो एज पर 31 मार्च 2024 बैंक के पास 2,66,372 करोड़ एज अ डिपॉजिट्स हैं, जो कि ईयर ओवर ईयर 22.5% से इंक्रीज हुआ है, जो कि बाकी बैंक्स के कंपैरिजन में थोड़ा ज्यादा बेहतर है। लाइक सेम पीरियड में आईसीआईसीआई बैंक के डिपॉजिट्स 19% से इंक्रीज हुए हैं, एचडीएफसी बैंक के डिपॉजिट 7.5% से इंक्रीज हुए हैं, कोटक में 3% एंड एक्सिस बैंक में 23% से डिपॉजिट्स इंक्रीज हुए हैं। तो ये पैरामीटर तो ठीक है, बट आगे जाते हैं तो हम इस चार्ट में देख सकते हैं कि बैंक का जो नेट प्रॉफिट है वो Q4 FY24 में 452 करोड़ है, जो कि ईयर ओवर ईयर 123% से इंक्रीज हुआ है। और पूरे FY24 का नेट प्रॉफिट 1251 करोड़ रहा है, जो ईयर ओवर ईयर 75% से ग्रोथ शो करता है। लेकिन यहाँ पर इन डेप्थ रियलिटी ये है कि एनआईआई मतलब नेट इंटरेस्ट इनकम, वो FY24 में 8,095 करोड़ रही है। इसमें ईयर ओवर ईयर 2.2% की ग्रोथ है खाली। और यही एनआईआई मतलब नेट इंटरेस्ट इनकम, यही तो एक बैंक की मेन इनकम होती है, कोर इनकम होती है, मेन ऑपरेटिंग इनकम होती है। तो जब इसमें इतनी खास ग्रोथ नहीं है, तो फिर बैंक का नेट प्रॉफिट इतना ज्यादा कैसे ग्रो हो गया? तो इसका मेन रीजन है नॉन इंटरेस्ट इनकम। तो आप ये देखिए कि कंपनी के नॉन इंटरेस्ट इनकम FY24 में 38% से इंक्रीज हुआ है, एंड Q4 में सेम थिंग 56% से इंक्रीज हुआ है। इस नॉन इंटरेस्ट इनकम में मेनली क्या होगा कि थर्ड पार्टी सेल्स होगा, आर्क होगा। थर्ड पार्टी सेल्स मतलब फॉर एग्जांपल अगर बैंक के पास 1,000 रुपीज के लोन्स बैड लोन्स की तरह है, तो बैंक क्या करेगा कि ऐसे थर्ड पार्टी इंस्टीट्यूट होते हैं जहां बैंक ये 1,000 रुपीज के लोन्स को उनको दे देगा कि भाई तुम ये अमाउंट वसूल करो, और बदले में बैंक तो उस थर्ड पार्टी से 200-300 रुपीज तुरंत ले लेगा, पहले ही ले लेता है। इन शॉर्ट 200-300 रुपए में बैंक अपने 1,000 रुपीज के रिस्की लोन्स को सेल कर देता है। तो ये वाली इनकम मेन होगी इस नॉन इंटरेस्ट इनकम में। तो एक चीज यहाँ पे ये क्लियर होती है कि ऐसे इंसिडेंट्स कुछ समय के लिए ही होते हैं, यहाँ से बैंक को कोई रेगुलर इनकम नहीं हो सकती है। मेन एंड रेगुलर इनकम तो एनआईआई ही है, जिसमें कोई खास ग्रोथ नहीं है। नेक्स्ट थिंग है एनआईएम, नेट इंटरेस्ट मार्जिन, जो कि बैंक की प्रॉफिट मेकिंग एबिलिटी को शो करता है। तो आप इस चार्ट में देखिए कि बैंक का एनआईएम 2.4% ही रहा है। स्टॉक को लेके ऑप्टिमिज्म तो काफी है, लेकिन एनआईएम ओवर द इंडस्ट्री काफी कम है। सेम थिंग आईसीआईसीआई बैंक में 4.53% है FY24 में। और एनआईएम तो ऐसी चीज है कि जिसमें अगर डेसिबल में भी फर्क रहता है, तो ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी में अच्छा खासा इंपैक्ट दिख जाता है। तो यहाँ पर तो 2-2% का फर्क है।
एक्सिस बैंक में नेट इंटरेस्ट मार्जिन 4.06% है। कोटक महिंद्रा बैंक में एनआईएम सबसे ज्यादा है 5.32%। तो इन शॉर्ट क्रक्स ये निकलता है कि नेट इंटरेस्ट मार्जिन अभी यस बैंक में काफी कम है। एचडीएफसी बैंक में भी फिलहाल एनआईएम कम ही है, मतलब 3.4% के आसपास ही है, और ये मर्जर की वजह से हुआ है। बाकी प्री मर्जर एचडीएफसी बैंक में भी जो एनआईएम है वो 4% से ज्यादा का था। दो तीन पैरामीटर्स और हैं, उनको भी देखते हैं, लाइक कॉस्ट टू इनकम रेशियो। यस बैंक में कॉस्ट टू इनकम रेशियो 75% के आसपास है, जिसका सीधा मतलब क्या होता है कि बैंक को 100 रुपए कमाने के लिए 75 रुपीज का एक्सपेंस लग रहा है, मतलब ऑपरेटिंग एक्सपेंस लग रहा है। सेम थिंग अगर आप आईसीआईसीआई बैंक के केस में देखिए तो 40% है कॉस्ट टू इनकम रेशियो, मतलब इनको 100 रुपए कमाने के लिए 40% ही लागत लग रही है। एक्सिस बैंक में कॉस्ट टू इनकम रेशियो 36% है, और फाइनली कोटक महिंद्रा बैंक में कॉस्ट टू इनकम रेशियो आप देखिए 46% है। तो इस कंपैरिजन में भी यस बैंक काफी पीछे है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रेशियो की बात करें वो है कासा रेशियो, मतलब करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट। कासा एक बैंक के लिए सबसे आसान एंड सबसे सस्ता फंडिंग सोर्स माना जाता है। यहाँ आप देखिए यस बैंक में कासा रेशियो Q4 में 30.9% है, एंड लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में 30.8% था, मतलब ऑलमोस्ट ईयर ओवर ईयर कोई ग्रोथ नहीं है लगभग। यही कासा रेशियो आईसीआईसीआई बैंक में 38.9% है, कोटक महिंद्रा बैंक में 45.5% है, एक्सिस बैंक में 43% है। तो इस कैलकुलेशन में भी यस बैंक के नंबर्स काफी पीछे हैं। अब आते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स पर, जो कि प्राइम रीजन था यस बैंक की कंट्रोवर्सी के पीछे। फिलहाल यस बैंक के केस में ग्रॉस एनपीए 1.7% है एंड नेट एनपीए 0.6% है, जो कि बाकी बैंक के कंपैरिजन में फिलहाल ये इक्वली मैच हो रहा है, मतलब ये पैरामीटर में यस बैंक बाकी बैंक्स की बराबरी पे है। आईसीआईसीआई बैंक में ग्रॉस एनपीए 2.16% है एंड नेट एनपीए 0.42% है। एक्सिस बैंक में ग्रॉस एनपीए 1.43% है एंड नेट एनपीए 0.31% है, एंड लास्ट कोटक महिंद्रा बैंक में नेट एनपीए 0.34% है। मतलब इस कंपैरिजन में यस बैंक काफी सही है। आपने फिलहाल बैंकिंग इंडस्ट्री में एक सिनेरियो नोटिस किया होगा कि सभी बैंकिंग मेजर्स अपनी लोन बुक का मेजोरिटी पोर्शन रिटेल लोन्स की तरफ डाइवर्ट कर रहे हैं, ताकि रिस्क को किसी ना किसी तरह कम किया जा सके। हालांकि बैलेंस भी जरूरी होता है। तो सेम थिंग आपको यस बैंक में भी कहीं ना कहीं दिखेगी। आप इस चार्ट में देखिए, एडवांसेस मिक्स में यस बैंक में FY22 में 49% रिटेल एंड एसएमई लोन्स थे, जो कि FY24 में बढ़कर 62% हो गए। एंड ऑफ द वीडियो हम ये कह सकते हैं कि ऑप्टिमिज्म बहुत ज्यादा है मार्केट में, लेकिन नंबर्स में उतना इंप्रूवमेंट नहीं है। हाँ, एक बैंक के लिए जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक था एनपीएस, वो कहीं ना कहीं सुलझा हुआ दिख रहा है, लेकिन उसका एनआईआई, कासा, एनआईएम पे डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं हो सकता है। और एनआईआई ही एक बैंक की सबसे मेन इनकम होती है। जब तक वो ग्रो नहीं करेगा तब तक ओवरऑल बैंक ग्रो कर पाना थोड़ा मुश्किल है। और एनआईआई तो 2% से इंक्रीज हुआ है, कासा तो कहीं ना कहीं सेम ही रहा है। एनआईआई कहाँ से बढ़ेगा? जब कासा बढ़ेगा तो एनआईआई भी बढ़ेगा। और फाइनली एनआईएम, नेट इंटरेस्ट मार्जिन, तो ये भी काफी कम है। हालांकि इसके लिए मैनेजमेंट ने गाइडेंस दिया है कि नेक्स्ट 3 साल में इसमें अच्छा खासा इंप्रूवमेंट दिख सकता है। लेकिन फिलहाल तो सिचुएशन ये है कि हाई ऑप्टिमिज्म के चलते कंपनी का वैल्यूएशन काफी ज्यादा बढ़ चुका है। कंपनी अभी हाईली ओवर वैल्यूड है। तो ये कुछ फैक्ट्स थे रिगार्डिंग यस बैंक, जो अगर आपको समझ आए हो और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड चैनल को भी प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा।